हिंदी फॉर ऑल एग्जाम की 16वीं कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं संधि। एक संधि इस तरह से लिखा जाता है और एक संधि जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। संधि संधि किसे कहते हैं? पहली बात है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्वर संधि किसे कहते हैं भैया? आप कहेंगे दो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि संस्कृत में बहुत होती हैं, लेकिन हिंदी में मुख्यतः 5 स्वर संधियां होती हैं। उन्हीं पांचों स्वर संधियों के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। समझिएगा, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दीर्घ का आदेश हो जाता है आ ई उ री। तो यहाँ पे भैया अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, बड़ी री। तो भैया ई का अ का दीर्घ आ, छोटी का बड़ी, छोटाऊ का बड़ाऊ री। व्यवहारिक भाषा में भैया ह्रस्व या दीर्घ मतलब दोनों आ सकता, अ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ आ ई उ री आए तो हमेशा दीर्घ का आदेश हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि है, आप सारे लोग जानते हैं। अर्थात दीर्घ स्वर संधि में जब मेल होगा तो आ बनेगा, बड़ी ई बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, और क्या बनेगा भैया? बड़ी री। री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए री वाला नहीं। अब आइए स्वधन अर्थी। स्व पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ मिलके आ। तो भैया ये अ नहीं रहेगा, ये अ नहीं रहेगा, वो पे आ की मात्रा लग जाएगी, स्वार्थी। क्योंकि अ मिलके आ हो गया है, ये दीर्घ स्वर संधि। वीर धन अंगना, वीर में पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ मिलके क्या हुआ? आ। क्या हुआ भैया? वीरांगना। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। देवधन आगमन, देव का पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले का अंतिम वर्ण, दूसरे का पहला वर्ण, और आ मिलके आ हो गया। आ की मात्रा व पे लग जाएगी तो देवा हो जाएगा, और अ मिलके और आ मिलके आ हुआ तो हट जाएगा, देवागमन। भैया अति धन यू, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी, यू में छोटी दोनों मिलके बड़ी हो जाएगी तो पे बड़ी लग जाएगा, बड़ी का आदेश हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। गिरी, गिरी कैसे लिखा जाता है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ग पे छोटी की मात्रा, र पे छोटी की मात्रा। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? वर्ण विच्छेद हम बता चुके हैं। आप कहेंगे ई, कौन सी? छोटी। ईस का, इस शब्द का पहला अक्षर बड़ी, अंत पहले वर्ण का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों का मेल होता है, वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ई और ई मिलके बड़ी ई का आदेश होगा और र पे बड़ी ई लग जाएगी, गिरीश, दीर्घ स्वर संधि। आइए अब देखिए, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। परिधन इच्छा, इच्छा शब्द है, इच्छा देख लीजिए। परि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी, दोनों मिलके बड़ी, परीक्षा। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। मही, मही में भी इच्छा देख लीजिए, इच्छा ऐसे लिखा जाता है मही, मही में क्या होगा? बड़ी रहेगा। इंद्र में छोटी, बड़ी, छोटी मिलके बड़ी, महेंद्र, ह पे बड़ी ही रह जाएगी। वधु उत्सव मैं बता चुका हूं, ध पे बड़ा ऊ रहता है, कभी भूलिएगा मत। उत्सव
में छोटा ऊ रहता है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। बधुसो दीर्घ का आदेश हरस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद हरस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दीर्घ का आदेश होगा। जब भी होगा तो दीर्घ का आदेश होगा, अर्थात आ का आदेश होगा, बड़ी ई का आदेश होगा, बड़ा ऊ का आदेश होगा, री का आदेश होगा। तो दीर्घ स्वर संधि बधुस्व। भानु में भैया ये लड़के गलती करते हैं, न पे छोटा ऊ है, उदय उदय में भी छोटा ऊ है, ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, भानुदय दीर्घ स्वर संधि। बधु धन उर्मी, बधु में बड़ा ऊ, उर्मी में बड़ा ऊ बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ का आदेश होगा, बधुर्मी दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे एक तो हम नहीं लिख पाए हैं, पितृधन ऋडम, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है पितृधन ऋडम। इसका अंतिम वर्ण री और इसका भी अंतिम वर्ण, अरे सॉरी पहला वर्ण दूसरे शब्द का री, दोनों मिलके क्या हो जाएगा भैया, बड़ी री पे 2 बार रहेगा और इस स्थिति में क्या होगा, शुद्ध रूप ये होता है पितृडम और दीर्घ स्वर संधि। बेटा आप लोगों को याद करना है, भानु में छोटा ऊ रहेगा, न पे विधु में छोटा ऊ रहेगा, गुरु में छोटा ऊ रहेगा, लघु में छोटा ऊ रहेगा, क्योंकि संधि विच्छेद तो कर लेते हैं लेकिन छोटा ऊ बड़ा प्रॉब्लम करता है। धातु में छोटा ऊ रहेगा, सिंधु में छोटा ऊ रहेगा, उदय में छोटा ऊ रहेगा, उपदेश में छोटा ऊ रहेगा, साधु में छोटा ऊ रहेगा, उत्सव उपकार। यह जो है छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग है, ऊ को जल्दी से बोला जाता है। अब बधू, भू, सरयू, उर्मी, उष्मा, ऊर्जा, इसमें जो है आपको बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, इधर शुरू में दिखाई दे रहा है, इधर लास्ट में दिखाई दे रहा है। यह पहला शब्द रहेगा, बधूधन उर्मी, बधुर्मी हो जाएगा, भूधन उष्मा, भू उष्मा हो जाएगा, ठीक है। सरयूधन उर्मी, सरयुर्मी हो जाएगी, सूर्य सरयुर्मी और भूधन ऊर्जा, भूर्जा हो जाएगा। तो बधू, भू, सरयू, उर्मी, उष्मा, ऊर्जा में बढ़ाओ, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये तो रही ग्रामर की बात। आज हम आपको जो है दीर्घ स्वर संधि बताए हैं और संधि हम बाद में बताएंगे। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में नजर डालें। मिश्र बंधुओं की एक पुस्तक है, एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम हिंदी नवरत्न है, जिसमें जो है 9 कवियों के बारे में है। सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन कबीर दास का नाम इसमें नहीं है भैया, ये चीज़ हमें बुरी लगती है क्योंकि कबीर को हम मानते हैं। तुलसी, सूरदेव ये बृहत्रयी के अंतर्गत आएंगे। इन लोगों के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, इन लोगों के अनुसार मिश्र बंधु गणेश, सुखदेव आदि बंधुओं के द्वारा ये लोग बृहत्रयी में आएंगे। बिहारी भूषण केशव जो है मध्यत्रयी में आएंगे। मोतीराम चंद्र बरदाई, हरिश्चंद्र ये लघुत्रयी में आएंगे। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुलसी सूरदेव आपको याद हो चुका होगा, बिहारी भूषण केशव ये मध्यत्रयी में आएंगे, मोतीराम चंद्र बरदाई, हरिश्चंद्र यह जो है लघुत्रयी में आएंगे। अर्थात मिश्र बंधुओं ने तुलसी, सूर और देव को काफी महत्व दिया है। दूसरे नंबर पे बिहारी भूषण और केशव को महत्व दिया है और फिर तीसरे नंबर पे मोतीराम चंद्र बरदाई, हरिश्चंद्र को महत्व दिया है, लघुत्रयी। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो आप कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। एकदम बेटा आप याद कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, एकदम कन्फर्म आपको हो जाना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। अब आते हैं काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी। भैया भूलिएगा मत, 1893 मेरा फेवरेट सन है, सफेरों का देश कहा जाने वाला वह भारत, उसमें स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो विश्व धम्म सम्मेलन में भारत को विश्व गुरु बनाया अपनी बाणी के द्वारा। 1893 में दक्षिण अफ्रीका जो है महात्मा गांधी गए और काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में 3 महारथियों के द्वारा हुई, श्याम सुंदर दास,
राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, तीनों भगवान के नाम हैं। श्याम राम शिव आपको याद हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893। भूलिएगा मत भैया, स्मृति स्तर का चिंतन करना पड़ेगा। यदि ELT के एग्जाम या SAI के एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, 100 वीडियो हम देंगे और एक भी प्रश्न, अभी किसी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई, और जैसे डेट डिक्लेयर होगी एक एक दिन में 2-2 वीडियो हम देंगे, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बहुत बड़ी बात पूछी जाती है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में, ये सन मत भूलिएगा भैया। और जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में स्थापना हुई थी भैया। जॉन गिलक्राइस्ट का भी नाम मत भूलिएगा, इसकी अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज। रानी केतकी की कहानी सबको मालूम है, मुंशी ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है। और फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधी हिंदी के अध्यापक कौन कौन से थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने की थी। उस जॉन गिलक्राइस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में से संबंध हिंदी के 2 प्राध्यापकों की भी नियुक्ति हुई थी। उसमें अब पहले थे सदल मिश्र, जिनका नासिकेतोपाख्यान बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरे नंबर पे लल्लू लाल का प्रेम सागर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो है भाई प्रेम, जो लल्लू किस्म का आदमी रहेगा वही प्रेम करेगा, क्योंकि आपको काफी आगे बढ़ना है। आपको अगर प्रेम करना है तो भैया इस विषय से प्रेम करिए। सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, लल्लू लाल का प्रेम सागर। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, उदयभान चरित। सुख सागर की रचना, सुख सागर, सुख यहाँ पे भी है, सुख यहाँ पे भी है। सुख सागर की रचना जो है मुंशी सदा सुखलाल ने की थी। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय, यामिनी मतलब होता है रात्रि, यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को जाता है। तो आइए हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह के द्वारा हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में स्थापना हुई। रानी केतकी की कहानी जो है मुंशी ईसा अल्लाह खां। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी भैया। अब फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध हिंदी के 2 प्राध्यापक थे और उनकी रचनाएं। 2 ही लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे, एक लल्लू लाल लल्लू लाल पढ़ाते थे, जिन्होंने प्रेम सागर की स्थापना की है। भैया यह मैं याद करने की कोडिंग के रूप में कहा हूँ, भैया प्रेम से दूर रहिए तब आप सफल हो जाएंगे। और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 भाषा मुंशी थे, सदल मिश्र और लल्लू लाल। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र है, और सुख सागर की रचना जो है मुंशी सदा सुखलाल ने की थी। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जो है लल्लू लाल जी को जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं टेस्ट की श्रृंखला। अगर आप अपने आप को कुछ समझते हैं तो स्क्रीन से अलग हो जाइए, सुनिए और जवाब दीजिए। अगर नहीं सीख रहे हैं तो स्क्रीन से सटे रहिए। जंगम का अर्थ क्या है भैया? जंगम का अर्थ है जो चल सकता है। इसका विलोम क्या होगा? अस्थावर। अंतस्थ व्यंजन कौन है? आप कहेंगे य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? फटाक से उत्तर दे देंगे 25। क से लेके म तक जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। वाचन कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे वाचन 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन, मौन वाचन। हिंदी भाषा में कारक कितने हैं? 8। सबका पहचान चिन्ह बताइए। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, रारी रे, नानी में, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? आप ही बताइए। जो हम दे रहे हैं ये मौखिक अभिव्यक्ति है, और बोलकर छोटी या बड़ी बात संप्रेषित की जाए। जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसा आप भी समझने लगेंगे तो हमारा संप्रेषण बहुत अच्छा माना जाएगा।
और अगर आप नहीं समझेंगे तो उस स्थिति में हमारा संप्रेषण खराब माना जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति बोलकर छोटी या बड़ी बात को संप्रेषित की जाए, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। लिपि किसको कहते हैं? जो हम बोल रहे हैं ना बेटा, इसको लिखने वाली विधि को लिपि कहते हैं। मैंने जो है अपनी बोली को देवनागरी लिपि में लिखा है। ध्वनि भाषा को लिखने वाली विधि को, ध्वनि भाषा जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने वाली विधि को लिपि कहते हैं। अगर हमको सुनना भी, हम अगर हमारी लिपि को देखना चाहते हैं तो डबल सी जो है आप इसी पे टिक कर देंगे तो आ जाएगा, उसमें जो है लिखावट आने लगेगी, जो बच्चे जानते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि विचारों को व्यक्त करने वाली व्यवस्थित शब्दावली ध्वनि कहलाती है। जब हमारे मुख से कोई चीज निकलती है तो ध्वनि होती है। जब वो लिपि ग्रहण कर लेती है तो वर्ण हो जाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग जो है वीडियो जो है देखिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। मात्र 100 क्लास में लगभग जो है, आज 16वां क्लास था, सारा हिंदी जो है एकदम निचोड़ के रख देंगे। अब बड़ा अच्छा आप लोगों को लगेगा और एट लास्ट में बार बार वीडियो देखेंगे, सब आपको याद होता हुआ नजर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।